यार मेरे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वे में एक बार आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और फिर मैं एक नए वीडियो में जो कि इकोनॉमिक्स का है। पहले मैंने इकोनॉमिक्स की धन संबंधी परिभाषा को पढ़ाया हुआ है और आज अब ये टॉपिक कल्याण संबंधी परिभाषा का है, क्योंकि इस टॉपिक में पहले शुरुआत मैंने अर्थशास्त्र की परिभाषाओं से किया हुआ है। तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं कि कल्याण संबंधी परिभाषा क्या है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मार्शल ही एक ऐसा अर्थशास्त्री हुआ जिसने एडम स्मिथ के समय से चली आ रही आर्थिक धारणाओं को बदल दिया। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि मार्शल ही ऐसा पहला अर्थशास्त्री था जो कि एडम स्मिथ की जितनी धारणाएं थी उन सबको बदल दिया था। और बाद में मार्शल ने अपनी बुक दी। उनकी बुक का नाम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है और उसका प्रकाशन 1890 में हो चुका था। इससे पूर्व अर्थशास्त्रियों ने धन को साध्य मान लिया था। मतलब धन के आगे कुछ है ही नहीं, धन बिल्कुल इंड पर है। सर्वप्रथम मार्शल ने धन की अपेक्षा मानव कल्याण को अधिक महत्व दिया। एडम स्मिथ ने उन्होंने धन को सब कुछ माना था, लेकिन मार्शल ने मानव कल्याण को सब कुछ माना है। मार्शल ने निसंकोच यह घोषित कर दिया कि धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि धन साध्य नहीं है, वरन साधन मात्र है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि धन सब कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंस मानव इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम धन से जुड़े हुए हैं, धन हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। और इस प्रकार से उन्होंने अपनी परिभाषा को परिभाषा है। प्रोफेसर मार्शल ने अपनी बुक इकोनॉमिक्स ऑफ इंडस्ट्री उद्योग का अर्थशास्त्र में लिखा है कि अर्थशास्त्र जीवन की साधारण व्यापार से संबंधित मनुष्य के कार्यकलापों का अध्ययन है। वह इस बात की जांच करता है कि मनुष्य कैसे आय प्राप्त करता है और किस प्रकार इसे खर्च करता है। इस प्रकार वह एक ओर धन का अध्ययन और दूसरी ओर जो कि अधिक महत्वपूर्ण है वह मनुष्य के अध्ययन का भाग है। उसके इस कथन से स्पष्ट है कि उसने अर्थशास्त्र में धन की अपेक्षा मनुष्य के अध्ययन को प्रमुख स्थान देकर अर्थशास्त्र की कटु आलोचना से बचा लिया। उनकी परिभाषा का कहने का तात्पर्य यह है कि एडम स्मिथ ने जो परिभाषा दी थी वो सब कुछ धन पे अर्थात मनी पर डिपेंड थी, लेकिन उन्होंने तो लोग उनकी आलोचना करने लगे थे कि धन ही सब कुछ नहीं होता, मानव कल्याण भी जरूरी है। तो इस प्रकार से एडम मार्शल ने अपनी परिभाषा को दे करके उनकी जो आलोचना हो रही थी एडम स्मिथ की अर्थात इकोनॉमिक्स की जो आलोचना हो रही थी उसको बचा लिया, क्योंकि उन्होंने अपनी मानव कल्याण की परिभाषा जो दिया। अर्थशास्त्र के अध्ययन में मनुष्य के भौतिक कल्याण पर बल देते हुए प्रोफेसर मार्शल ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र को इस प्रकार से परिभाषित किया। अर्थशास्त्र में मानव जीवन के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाता है। यह व्यक्तिगत तथा सामाजिक क्रियाओं के उस भाग की जांच करता है जिसका निकट संबंध भौतिक साधनों की प्रति तथा उसके उपयोग से है, जो कल्याण के लिए आवश्यक है। बात करते हैं कि व्याख्या की मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा का अध्ययन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत किया जाता है। पहला है मनुष्य के कल्याण साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन। प्रोफेसर मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा में व्यक्ति के जीवन से संबंधित साधारण क्रियाकलापों को अधिक महत्व दिया। वे कार्यकलाप धन कमाने व उसके प्रयोग करने से संबंधित है। अन्य शब्दों में मार्शल ने आर्थिक क्रियाओं का संबंध उत्पादन, उपयोग, विनिमय और वितरण से स्थापित किया। प्रायः मनुष्य के जीवन के साधारण कई बातों से संबंधित है। और दूसरा जो पॉइंट है, धन की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में व्यक्ति के अध्ययन के साथ ही साथ धन का भी अध्ययन किया जाता है, परंतु उन्होंने धन की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया है। धन संबंधी परिभाषाओं की आलोचना करते हुए उन्होंने यह कहा कि धन व्यक्ति के लिए होता है, न कि व्यक्ति धन के लिए। इस बात की पुष्टि उनके इस कथन से की जा सकती है कि अर्थशास्त्र एक ओर तो धन का अध्ययन करता है और दूसरी ओर जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है।
तीसरी व्याख्या है वास्तविक एवं साधारण मनुष्य का अध्ययन। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के साधारण कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मार्शल का यह मनुष्य अवास्तविक, कल्पित तथा अमूर्त प्राणी नहीं है और न ही यह प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का आर्थिक मनुष्य है जो स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करता है, बल्कि यह वास्तविक जीवन एवं साधारण मनुष्य है, जीवित एवं साधारण मनुष्य है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र का जन्म। मार्शल की परिभाषा कल्याणकारी अर्थशास्त्र को जन्म देती। यही कारण है कि उसकी परिभाषा को कल्याणकारी परिभाषा के रूप में मान्यता मिली है। अब नंबर पॉइंट, व्यक्ति के सामाजिक कार्यों का अध्ययन। मार्शल द्वारा दी गई परिभाषा से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक प्राणी अथवा समाज में रहने वाले व्यक्ति के साधारण व्यापार संबंधी कार्यों का अध्ययन किया जाएगा। समाज से बाहर रहने वाले व्यक्ति जैसे साधु, महात्मा, एकांतवासी या काल्पनिक व्यक्ति के कार्यों का अध्ययन नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के कार्यों का प्रभाव समाज पर नहीं होता। और लास्ट पॉइंट है इसमें विज्ञान, अर्थशास्त्र विज्ञान व कला के रूप में। मार्शल अर्थशास्त्र को विज्ञान के साथ साथ कला भी मानते हैं। उनका कहना है कि अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, इसलिए यह वास्तविक विज्ञान है। दूसरी ओर वह भौतिक कल्याण को बढ़ाता है, इसलिए यह आदर्श विज्ञान है। अर्थशास्त्र चूंकि वह मानव कल्याण के आदर्शों को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है, इसलिए यह कला भी है। उनकी परिभाषा और परिभाषा से जुड़े हुए संबंधित पॉइंट। अब मार्शल की परिभाषा की आलोचना भी की गई है, तो उसकी आलोचना को भी जान ले। मार्शल द्वारा दी गई अर्थशास्त्र की परिभाषा की प्रमुख आलोचना निम्न है। पहली, मानवीय क्रियाओं को साधारण तथा असाधारण व्यवसाय संबंधी क्रियाओं में बांटना अनुचित। मार्शल ने अपनी परिभाषा में साधारण व्यापार संबंधी कार्य वाक्यांश का प्रयोग किया। आलोचकों का कहना है कि मनुष्य के कार्यों का साधारण तथा असाधारण दो भागों में नहीं बांटा जा सकता है, क्योंकि जो कार्य एक व्यक्ति के लिए साधारण वही कार्य दूसरे व्यक्ति के लिए असाधारण हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाज में कोई भी काम साधारण नहीं होता, क्योंकि कभी कभी कोई काम एक के लिए सिंपल साधारण सा है, वही दूसरे के लिए कठिन जटिल सा कार्य बन जाता है। आलोचना यह है, अर्थशास्त्र केवल एक सामाजिक विज्ञान ही नहीं अपितु मानव विज्ञान भी है। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक व्यक्ति का ही अध्ययन किया जाएगा, समाज से बाहर रहने वाले व्यक्ति का नहीं। मार्शल की इस धारणा की आलोचना करते हुए प्रोफेसर रॉबिन्स ने लिखा कि अर्थशास्त्र के नियम और सिद्धांत समाज में रहने वाले दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के लिए समान रूप से लागू होते हैं। उदाहरण के लिए समसीमांत उपयोगिता नियम, उपयोगिता ह्रास नियम आदि एक गृहस्थी के संबंध में जिस रूप से लागू होते हैं, ठीक उसी रूप में वे एक गुफा में जीवन बिताने वाले साधु, महात्मा तथा निर्जन टापू में रहने वाले रॉबिन्सन क्रूसो जैसे एकांतवासी व्यक्ति के संबंध में भी लागू होते। अतः सामाजिक और असामाजिक का भेद सही नहीं है। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि जो नियम होगा समाज में वो सब पर इक्वल लागू होगा, किसी पर कम या ज़्यादा लागू नहीं होगा, क्योंकि समाज में सभी लोग रहते हैं। वो भला ही समाज से दूर किसी जंगल में या एकांत जगह में निवास कर रहे हैं, लेकिन जो नियम है वो सबके लिए बराबर होगा। तीसरी आलोचना यह है कि साधनों का भौतिक तथा अभौतिक वर्गीकरण अनुचित है। मार्शल ने अर्थशास्त्र का संबंध मानव हित के उन कार्यों से जोड़ा है जिनका संबंध भौतिक साधनों की प्राप्ति और उनके प्रयोग से है। इसका अभिप्राय यह है कि अर्थशास्त्र में केवल भौतिक साधनों व अभौतिक कार्य करने वाले व्यक्तियों का ही अध्ययन होगा, न कि अभौतिक कार्य करने वाले व्यक्तियों का। मार्शल की यह धारणा गलत है, क्योंकि अर्थशास्त्र के नियम भौतिक और अभौतिक दोनों ही प्रकार के कार्यों को करने वाले व्यक्तियों के संबंध में लागू होते हैं। इस आलोचना में बताया गया है कि समाज में कोई भी कार्य भौतिक या अभौतिक उनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता, दोनों एक ही तरह के हैं। उन्होंने कहा है जो भौतिक कार्य करते हैं उनका ही केवल अध्ययन होगा, अभौतिक कार्य करने वालों को नकार दिया है। तो ऐसा नहीं है, दोनों की इम्पोर्टेंस है, दोनों का महत्व है। जो चौथी आलोचना है, कल्याण की अनिश्चित धारणा। प्रोफेसर मार्शल ने कल्याण विशेषकर भौतिक कल्याण को अर्थशास्त्र की धुरी मान लिया था।
इस बात पर प्रोफेसर रॉबिन्स ने मार्शल की कटु आलोचना करते हुए लिखा कि अर्थशास्त्र का संबंध चाहे किसी से भी हो, इतना निश्चित है कि इसका संबंध भौतिक कल्याण के कार्यों से नहीं है। आलोचकों का मत है कि अर्थशास्त्र में अकेले भौतिक कल्याण संबंधी कार्यों का ही अध्ययन नहीं होता, बल्कि अनेक अभौतिक कल्याण संबंधी कार्यों का भी अध्ययन होता है। उदाहरण के लिए युद्ध के समय मानवीय कल्याण बढ़ने वाली अपेक्षा घटता है, फिर भी अर्थशास्त्र में युद्ध अर्थशास्त्र का अध्ययन होता है। ये कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थात रॉबिन्सन का कि अर्थशास्त्र में केवल भौतिक कल्याण संबंधी कार्यों का अध्ययन नहीं होता, अभौतिक कल्याण संबंधी कार्यों का भी अध्ययन होता है, क्योंकि युद्ध के समय मानव कल्याण बढ़ने की अपेक्षा, क्योंकि युद्ध जब होता है तो बहुत नुकसान होता है, इकोनॉमी का होता है, ह्यूमन का नुकसान होता है, तो कल्याण बढ़ेगा नहीं, कल्याण घटेगा, तो उसका भी अध्ययन करना जरूरी है। अंतिम आलोचना परिभाषा का विश्लेषणात्मक न होकर वर्गात्मक होना। अंतिम आलोचना है मार्शल की परिभाषा वर्ग भेद को जन्म देने वाली है। उसके अनुसार अर्थशास्त्र में साधारण कार्य करने वाले व्यक्तियों, सामाजिक व्यक्तियों तथा भौतिक कल्याण के कार्यों का अध्ययन होगा। असाधारण कार्य करने वाले एकांतवासी व्यक्तियों, भौतिक कार्यों का अध्ययन नहीं होगा। प्रोफेसर रॉबिन्सन ने इस बात की वर्गीकरण अवैज्ञानिक तर्कहीन बताया है। ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जो समाज में सिर्फ रहते हैं, जैसे साधारण कार्य करने वाले सामाजिक व्यक्तियों, भौतिक कार्य कल्याण के कार्यों का ही अध्ययन होगा, और जो एक असाधारण कार्य कर रहे हैं एकांतवासी व्यक्ति और जो भौतिक कार्य इनका कोई अध्ययन ही नहीं होगा। जो ये आलोचना उनकी बिल्कुल ही नकारात्मक व्यू को प्रेजेंट करती है। और ये सारी आलोचनाएं हैं मार्शल की परिभाषा की। जैसा कि कोई भी अर्थशास्त्री हो या कोई भी विचारक हो, उनकी अगर थॉट्स, व्यू या उनकी परिभाषा होती है तो उनके लोग आलोचना भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने कोई कॉन्सेप्ट दिया है तो वो बिल्कुल सही ही होगा। आपने अपने अकॉर्डिंग दिया है, लेकिन वो सोसाइटी के लिए और बाकी लोगों के लिए सबके नज़रिए एक जैसे नहीं हैं। सब लोग अपने अलग अलग नज़रिए देते हैं और उसी अनुसार इनकी परिभाषा का भी आलोचना हुई है। आशा करती हूँ कि आपको ये मार्शल की कल्याण संबंधी परिभाषा ज़रूर पसंद आई होगी, और मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट किसी ने यूट्यूब पर आप लोग को पढ़ाया होगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आप लोग के साथ साथ और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचे। और ये होता है कि यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने पढ़ाया होता है, लेकिन वो बारीकी से एक्सप्लेन नहीं किया होता है। ये इतनी जल्दी कॉन्सेप्ट मिलते नहीं हैं। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक कि मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एक और बात, वो भी मेरा जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक भी परिभाषाओं पे होगा। यूट्यूब पर आप लोगों से कहा था कि धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा। पिछले वीडियो में मैंने धन संबंधी परिभाषा को पढ़ाया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। और कल्याण संबंधी परिभाषा जो मैंने इस वीडियो में पढ़ाया हुआ है, और ये 3 परिभाषा मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो आप लोग इन परिभाषाओं को देखने के लिए, जानने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करें। और इकोनॉमिक्स की मैं हर एक परिभाषा को उसकी परिभाषा के साथ और उसकी आलोचना के साथ मैं पूरा डीपली पढ़ा रही हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। और तब थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा। और तब तक कि मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।